गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने रिंकल्स चैप्टर की समरी पढ़ी थी, उसका मतलब पढ़ा था। वी डिस्कस द समरी एंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर इन हिंदी एंड इंग्लिश। आज हम इसकी वर्ड मीनिंग्स देखेंगे कुछ, और इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं और आपको किस तरीके से उनको आंसर करना है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको सही तरीके से बताया जाए और ऑप्शंस भी दिए जाएँ कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ हेल्पिंग बुक्स की हेल्प भी ली है मैंने, तो आप इसको देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वर्ड मीनिंग्स। मेकिंग बोल्ड। मेकिंग बोल्ड का मतलब आप पैरा 1 में देखिए। मेकिंग बोल्ड का मतलब होता है साहसी या हिम्मती। व्हेन वी आर लाइक presenting ourselves in front of others, we should be bold enough to ask them anything. हम उनके सामने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उनसे कुछ भी चीज़ पूछ सकें, तो वो होती है हमारी बोल्डनेस। काउंट। काउंट मतलब गिनना। whenever we have to like represent something, whenever we have to measure something, we need to count it, and we use the numbers in the process of counting. सो काउंटिंग में हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और काउंटिंग जो है उसको हम गिनना कहते हैं या मान जाना। रिंकल्स। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, आपको बताया गया था। रिंकल्स होती हैं झुर्रियाँ, आप इसको शिकन भी कह सकते हैं। फेस, मुख, चेहरा, आकृति। वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैरासेकेंड। तो पैरासेकेंड में वर्ड है अपरूटेड, जिसको बोलते हैं निकालना। आपको ये जब चैप्टर समझाया जा रहा था तब भी आपको बताया गया था। पैरा 3 में वर्ड है बैकयार्ड। घर का पीछे वाला भाग जो होता है उसको आप क्या कहते हैं? बैकयार्ड। और टू प्लांट मतलब किसी चीज़ को लगाना, स्थापित करना। हम ये वर्ड जो है बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। जब हम कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह स्टार्ट करते हैं तो तब भी हम उनको प्लांट की तरह, तो प्लांट समथिंग, न्यू आइडियाज़ को प्लांट कर सकते हैं। कोर्टयार्ड। अब कोर्टयार्ड होता है आंगन, या जिसको आप परिसर भी कहते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैरा 4। नरिश्ड मतलब पालन पोषण करना। ग्रीव मतलब बढ़ना या विकसित करना, विकसित होना। वोम्ब मतलब गर्भ। पैरा 5 सकल्ड मतलब दूध पीना या पिलाना। ब्रेस्ट मतलब छाती या पक्ष। कमलीनेस मतलब आकर्षण, सुंदरता, खूबसूरती। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैरा 6। स्टिल मतलब अभी भी या तो भी या अभी तक। टुक मी अवे ले जाना, हटा देना। वर्ड मीनिंग्स ऑफ पैरा 7। टेकिंग करेज मतलब हौसला बटोर कर या साहस बटोर कर या हौसला रखना। सीकिंग खोजते हुए, ढूंढते हुए। स्किन जिसको आप त्वचा कहते हैं, चमड़ी कहते हैं। पैरा 8। सप्रेस्ड मतलब दबाना, रोकना। सेलिब्रेटेड मतलब मनाना। राड़े खेतरी का त्यौहार या राड़े का त्यौहार एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल मतलब त्यौहार या उत्सव। फॉन्डनेस मतलब लगाव या चाव। इमर्स मतलब विसर्जन, डूबना। सीडलिंग मतलब छोटे छोटे बीज, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। हॉपस्कॉच कंकरों का खेल जो होता है, जिसको आप स्टापू भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बाहर खड़ी या बारह हटनी भी कहते हैं। पेबल्स मतलब कंकर। और पैरा 9 में देखिए टिनसेल, जिसको आप गोटा भी कहते हैं, किनारी भी कहते हैं। चमकीले नर्कली गहने, इनको भी आप टिनसेल कहते हैं। कलरफुल रंगदार या रंगीन। अक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर या आर पार करना या किसी चीज़ को पार करके जाना, वो होता है अक्रॉस। तो ये थे कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि आपके चैप्टर में थे, जिनको हमने डिस्कस किया हिंदी में। मेरे को पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर विल बी आस्किंग लाइक व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस वर्ड मीनिंग्स इन हिंदी, आई शुड बी डिस्कसिंग इट इन इंग्लिश so that everyone can understand it. I am converting these in हिंदी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में इस तरीके के, मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, और गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सो आई एम ट्राइंग कि हर एक बच्चे को ये चीज़ पहुँचे, और जो बच्चे अच्छे से नहीं, अभी तक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों को अभी नहीं आता है ये सब कुछ इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना। आई थिंक मैनी ऑफ
many of the students will be able to convert it in Hindi, but I am just trying to do something for those students who are not able to do it. मैं उन बच्चों के को भी ध्यान में रख रहा हूँ जो बच्चे इंग्लिश से हिंदी में नहीं कर पाते हैं और चैप्टर की समझ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझेंगे, जो न्यू वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं उनके मीनिंग्स नहीं जान पाएंगे, तो हम उनके ऊपर ना ही वर्ड्स बना सकते हैं, ना ही उनसे रिलेटेड कोई चीज़ को सीख सकते हैं। तो वो भी धीरे धीरे सीखें। तो इन फर्दर वीडियोज़ जब मैं 2 या 3 या 4 वीडियोज़ हो जाती हैं तो आई विल बी यूजिंग बोथ ऑफ देम आफ्टरवर्ड्स, बट टिल देन जब तक मेरे पास ये कमेंट्स नहीं आते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट करके बताइए या ट्राई करिए कि आप इंग्लिश में ही लेक्चर दीजिए, तो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट, लाइक आई विल बी कंटिन्यूइंग सम ऑफ द हिंदी शुड बी इंक्लूडेड एंड मोस्ट ऑफ द हिंदी शुड बी इंक्लूडेड सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, तो ताकि सारे आराम से समझ पाएँ, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, और बाद में हम विल बी कैरिंग ऑन इन इंग्लिश। ओके, सो नाउ विल बी मूविंग ऑन to the question answers. This is the very first comprehension passage. ये आपका comprehension passage है पहला. We'll be trying it for attempting the comprehension passages type or stanzas that will be included in the question answers or the examination. What you have to do is you have to read the passage carefully. You have to see what is being talked about in that paragraph or stanza. First of all, if we are taking the stanza of a poem, if we are reading a stanza of a poem, then please try to understand from where the stanza is being taken, the name of the poem, the name of the poet. Then according to that stanza, we have to check what is the intention of the poet in that, who is he talking to, and about what he is talking. Like, we should be knowing what he is talking about. The things should be clear, and then only we can move and answer the questions easily. The another part that we have to take in mind is the antonyms and the synonyms. बच्चों, हम कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करेंगे, इसके लिए आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब एग्जामिनेशन में आपके पास ये चीज़ आती है, आपको बड़े ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है। आपके ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये पैसेज कौन से चैप्टर से लिया गया है, लाइक कौन सी पोइम से लिया गया है। देन आपको उसके पोइट का नाम पता होना चाहिए। अगर ये चैप्टर का पैसेज है तो आपको उनके राइटर का नाम होना चाहिए, या जो भी ड्रामिस्ट है उनका नाम होना चाहिए। उसके बाद में जो कैरेक्टर्स बीच में यूज़ होते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि किसके बारे में कब बात की जा रही है। अगर आपकी पोइम है तो स्टैंजाज होते हैं, स्टैंजाज होंगे तो आपको उनके पोइट का नाम पता होना चाहिए, किसके बारे में बात की जा रही है, क्या चीज़ कौन बोल रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो होते हैं, एक जैसे वो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जो होते हैं, आपको उनको भी ध्यान रखना है कि बीच में क्या चीज़ें आ रही हैं, so that we can easily understand it and we can answer the questions easily, ताकि हम उसको आराम से समझ पाएँ और आंसर्स कर सकें क्वेश्चंस को। तो पहला comprehension देखिए, from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others, one wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb। अब इस पैराग्राफ में देखिए वो किस चीज़ को बोल रहा है। उसने बैकयार्ड से बात की कि बैकयार्ड से आपको उखाड़ा जाता है और आपको प्लांट किया जाता है दूसरों के कोर्टयार्ड में। एक रिंकल उस समय का जब आपको नरिश किया जा रहा था अपने ब्लड से, माँ अपने ब्लड से आपको नरिश करती है और आप उसके वॉर्म में, उसकी कोख में जो है वो बड़े होते हैं। तो बड़े होते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, पहला क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ द ओरिजिनल पोइट ऑफ द पोइम। अब इस पोइम में 2 पोइट्स के नाम लिखे गए हैं, तो अगर आपको जैसे ओरिजिनल पोइट की बात कर दी है तो ही विल बी शिवनाथ जी, जिन्होंने इसको डोगरी में लिखा गया है। जब हमने पोइम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी तब आपको बताया था। और अगर सिर्फ लिखा होता कि हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम, देन इट वुड बी अरविंद। द ओरिजिनल टाइटल इज़ डैश लैंग्वेज। जो ओरिजिनल टाइटल है वो कौन सी लैंग्वेज में है? इट्स इन डोगरी। द वर्ड माई सेल्फ इन द स्टेंजा रेफर्स टू, ये जो शब्द है माई सेल्फ, ये स्टेंजा में किसके बारे में बता रहा है? तो जो द वर्ड है माई सेल्फ,
It is referring to the poet. Now we'll move on to the second stanza. Who was suppressed, who celebrated Rade festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Rade seedlings, and bathed during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. अब इसमें देखिए जो आपका पोइट है वो माँ की बात कर रहा है जब वो गर्ल थी तब की बात कर रहे हैं कि एक गर्ल को कितना सप्रेस किया जाता था, कितना दबाया जाता था। वो राड़े का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी, बहुत ही चाव से तवी में जाती थी राड़े की सीडलिंग्स को इमर्स करने के लिए। वहाँ पे नवरात्रों के दौरान नहाते थे, फिर वो स्टापू खेलती थी, उसके बाद में कंकर के साथ में गीटियाँ खेलती थी। तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो कवि जो है वो अपनी माँ की जब वो यंग थी तब की बात बता रहे हैं कि वो कैसा करते थे। नाउ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रेफर्स टू डैश इन द स्टैंजा। इस स्टैंजा में हु किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, रेफर है। द आंसर इज द पोइट्स मदर। हु जो है वो पोइट की माँ के लिए बोला जा रहा है जब वो लड़की थी। हु गो टू द तवी टू इमर्स राड़े सीडलिंग्स, इसमें ये रीड लिखा है, इट्स राड़े जो आपका त्यौहार का नाम है। तो कौन जाता था तवी में, तो गर्ल्स बिलो 12 ईयर्स। इसमें प्यूबर्टी का एक शब्द है जो बीच में यूज़ किया है कि जो प्यूबर्टी जिन्होंने नहीं खोई होती तो वो लड़कियां जो हैं राड़े का फेस्टिवल जो है बड़े वो मनाती हैं और राड़े को जो सीडलिंग्स हैं उनको उगाते हैं। तो इट इज़ गर्ल्स बिलो 12 ईयर्स जिसमें कि प्यूबर्टी का एक आपको वर्ड बीच में दिया गया है उससे रिलेटेड। नवरात्रास कॉन्टिन्यू फॉर डैश डेज। नवरात्रास कितने दिनों के लिए कॉन्टिन्यू होते हैं, 10 नाइट्स के लिए। आंसर इज 10 नाइट्स। अगर हम गिवन आंसर्स की बात करें हम उन्हीं में से देखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर गिवन ना हो देन वी विल बी डूइंग इट फ्रॉम आवर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट स्टैंजा, I'll bring for you everything. Colors for Rade, tinsel for your dupatta, colorful pebbles. From across the tavi, become that mother just for a day. अब इसमें जो आपका पोइट है वो ये बोल रहा है कि मैं आपको हर एक चीज़ ला के दूँगा, जिन चीज़ों के आपको शौक़ थे, जिन चीज़ों को आपको बहुत अच्छा लगता था, उन चीज़ों वो अपनी माँ की केयर कर रहा है यहाँ पे। अपनी माँ के लिए वो सारी चीज़ें करना चाहता है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी जब वो गर्ल थी। तो कलर्स राड़े के लिए ताकि वो जो उन्होंने मटका यूज़ किया था उसको वो सजा सकें, टिंसेल्स ताकि वो दुपट्टे पे लगा सकें, कलरफुल रंगीन पत्थर ताकि वो गेम भी खेल सकें और उन चीज़ों को अच्छे से सजा भी सकें। और तभी क्रॉस करके उनके लिए तभी भी क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाता है। बस ये बोल रहा है कि माँ प्लीज़ तुम वही दोबारा से वही लड़की बन जाओ जो तुम बचपन में थी, जिसमें तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होती थी और तुम जो है बड़े शौक से सारी चीज़ें करती थी। द क्वेश्चन आंसर्स आर द वर्ड आई रेफर टू। अब इसमें जो वर्ड आई है वो किसके लिए है, तो आई विल ब्रिंग फॉर यू कौन लाने के लिए बोलता है, पोएट। सो द आंसर विल बी द पोएट। द रिवर तवी इज इन डैश स्टेट। द रिवर तवी जो है वो कौन सी स्टेट में है, इट्स इन J&K। तो अभी तो इसमें ये जो दिया गया है ये स्टेट दिया गया है क्योंकि पुरानी बुक है, लेकिन अभी जो आपको पता होना चाहिए कि हमारी J&K जो है वो अब स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। द मूड ऑफ द पोएट डिस्क्राइब्ड इज, जो पोइट का मूड है उसको किस तरीके से बताया गया है कि पोइट का मूड कैसा है अभी। तो अगर आपको इस चीज़ का आंसर देना है तो आपको देखिए पहले तो पैसिमिस्टिक पता होना चाहिए, एनॉयड पता होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्टिमिस्टिक। बट पहले आप तीनों के मतलब पता होंगे तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, तभी आप इसमें बता पाएंगे कि पोइट का मूड जो है वो किस तरीके का है। मूड के लिए आपको कुछ शब्द जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा इंग्लिश को अपना इम्प्रूव भी करना है जो कि हमें सीखना है हर चैप्टर में। तो इसमें आपको मूड के बारे में जब बोला है तो पोइट का मूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी पोइट का मूड हो, प्ले में किसी कैरेक्टर का मूड हो, तो ये सब मूड के आपको पता होने चाहिए, मूड स्विंग्स किस तरीके के होते हैं, तो आप उनके ऊपर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 शब्द जो दिए गए हैं, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। जब हम हर चीज़ में वो सिर्फ निराशा ही ढूंढते हैं तो हम निराशावादी हो जाते हैं। एनॉयड, जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जब हमसे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, हम उसके आंसर्स अच्छे से नहीं दे पाते, हम वही बार बार क्वेश्चन से परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हम एनॉयड हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, जब हम किसी चीज़ पे आशा रखते हैं कि ये चीज़ जो है ये हम
कर सकेंगे, एक पॉजिटिवनेस रखते हैं वहाँ पे, तो हमें बोला जाता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम आशावादी हैं, हम आशा कभी नहीं तोड़ते हैं, हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो पोइट है वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो ये चाहता है, आशावादी है कि उसकी माँ एक दिन वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, तो ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजाज। अब ये जो कुछ स्टैंजाज हैं, ये मैंने थोड़ी सी हेल्पिंग बुक से देखे हैं, और मैंने ये कलेक्ट किए हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स जो आपके 8th के बोर्ड में पूछे गए हैं। तो उनमें से कुछ पैराग्राफ्स, कुछ स्टैंजाज हैं जिनको लिया गया है, और आप तक मैंने देखने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा पैटर्न पता लग जाए और आप उसको इजीली आंसर कर सकें कि किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ की बात करी हुई है, वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अपरूटेड यू फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस टू प्लांट यू इन द कोर्टयार्ड ऑफ अदर्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछे गए थे, व्हाट डज द वर्ड रिंकल रिप्रेजेंट, इसमें जो वर्ड है रिंकल वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि रिंकल क्या है। तो इसमें जो रिंकल दिया गया है वो है हाउ हर मदर वॉज अपरूटेड फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ द हाउस एंड शी वॉज प्लांटेड इन द अदर्स। तो कैसे वो अपने माँ बाप के घर से निकलती है और दूसरों के घर में प्लांट कर दी जाती है, इसमें उसके बारे में बताया गया है। यू कैन सी द आंसर। The word wrinkle here represents the pain that the poet's mother had at the time of departure from her parents' home after her marriage. ये रिंकल उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब उसको वो पेन बताई गई है, वो पेन दर्शाई गई है, रिप्रेजेंट की गई है कि जो पोइट की माँ थी, जब वो घर से अपने पेरेंट्स के घर से मैरिज के बाद डिपार्चर होता है उसका, वो जाती है, तो उस समय में उसको क्या दुख था, क्या पेन थी, उसके बारे में फर्स्ट रिंकल जो है वो बताया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन uprooted you from the backyard of his house means? इस एक्सप्रेशन uprooted you from the backyard of his house का क्या मतलब है? The answer is, this expression means that the poet's mother left his पेरेंट्स होम आफ्टर हर मैरिज। उसमें ये बताया है कि जो पोइट की माँ है वो अपने घर को छोड़ देती है मैरिज के बाद, उसको मतलब अपने पिता के आंगन से निकल के अपने पति के आंगन में जाना पड़ता है। हु हैज़ कंपोज्ड दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं, ये जो आपको पोइम दी गई है, ये किसने कंपोज की है? एल्फ्रेड टेनिसन, विलियम शेक्सपियर, अरविंद एंड अब्दुल अहद आज़ाद। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ सी पार्ट, अरविंद जी ने लिखी है, कंपोज की है। द वर्ड अपरूटेड हैज़ बीन यूज्ड एज, अब जो वर्ड अपरूटेड है इसमें वो किस तरीके से यूज़ किया गया है? एक नाउन की तरह, एक वर्ब की तरह, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यहाँ पे जो अपरूटेड शब्द है वो किसकी तरह यूज़ किया गया है? आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो वर्ड है अपरूटेड, इसको यहाँ पे वर्ब की तरह लिया गया है, एक काम की तरह लिया गया है, क्रिया की गई है। सेम जो स्टेंसा दिया गया है उसके वो 2015 और 16 में भी आया है, और उसके कुछ और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें वो है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन टू प्लांट यू इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर्स मीन? जैसा आपको मैंने बताया भी है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या मतलब है कि दैट यू आर, आपको एक जगह से आपको मतलब आपको एक जगह से अपने माँ बाप के घर से आपको पति के घर जाना पड़ता है। तो जो ये जो एक्सप्रेशन है इसको यहाँ पे बताया गया है इसके थ्रू। तो एक्सप्रेशन मीन्स लीविंग हर पेरेंट्स होम टू लिव विद हर हस्बैंड। अपने घर को छोड़ के जब एक लड़की को अपने हस्बैंड के पास जाना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, उस एक्सप्रेशन को उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। व्हाट डज द रिंकल रिप्रेजेंट, जो रिंकल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो शिकन उसके माथे पे आ रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? It represents her the pain that the poet's mother had at the time of departure from her parents' home after her marriage. इसमें उसकी पेन बताई गई है, उसकी शिकन बताई गई है, दर्द बताया है जब वो घर से निकलती है तो उसको क्या दर्द होता है, क्या शिकन होती है उसके माथे पे। अब चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हु हैज़ कंपोज दीज लाइन्स, इसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन्स किसने कंपोज की है, तो ये है अरविंद जी ने। द वर्ड प्लांट इन द अबव पैसेज हैज़ बीन यूज टू, ये जो वर्ड है प्लांट ऊपर जो इसमें यूज़ किया गया है वो पैसेज में किसके लिए यूज़ किया है?
तो वो भी जो है वो एज अ वर्ब ही यूज़ हुआ है। प्लांट करना, किसी चीज़ को लगाना, तो वो एक काम है, क्रिया है, तो वो वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा। One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb, another wrinkle when I suckled from your breast, the comeliness of your face still another wrinkle when a girl took me away from you। तो ये जो स्टेंजा है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देखेंगे। द वर्ड कमलीनेस मीन्स, जो वर्ड है कमलीनेस यहाँ पे, उसका क्या मतलब होता है? अब गुडनेस मतलब अच्छाई, पोलाइटनेस मतलब बिल्कुल धीरे से, धीमे से, एक मधुर स्वर में, और आपका अट्रैक्टिवनेस मतलब आकर्षकता। तो यहाँ पे जो कमलीनेस आया हुआ है वो अट्रैक्टिवनेस के लिए ऊपर आया हुआ है, तो द आंसर विल बी अट्रैक्टिवनेस। हु टुक द पोइट अवे फ्रॉम हिज मदर, किसने पोइट को उसकी माँ से अलग कर दिया है? तो आंसर इज हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ है उसने उसको उसकी माँ से दूर कर दिया है। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके बारे में हमें लिखना है, पहले चूज करने थे, अब इनके बारे में लिखना है। व्हाट डज द पोइट डिस्क्राइब इन दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स दी गई थी इन इसमें पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बता रहा है? इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द रिंकल्स ऑफ हिज मदर, पोइट जो है वो उसकी माँ के माथे के शिकनों के बारे में बता रहा है। व्हाट डज द सेकेंड रिंकल रिप्रेजेंट इन दिस लाइन्स, ये जो लाइन्स दी गई हैं इसमें दूसरी शिकन जो है, दूसरी जो आपकी झुर्री है, वो किसके बारे में है? Here the second wrinkle represents the motherly love and care that the mother gave to her son when he suckled from her breast। यहाँ पे उन्होंने मदरली लव के बारे में बताया है, माँ के प्यार के बारे में बताया है, कैसे वो अपना खून देती है और जो बच्चे को सींचती है, किस तरीके से उसको फीड करती है, और कैसे जो है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है अपने बच्चे के लिए। I'm seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated Rade festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Rade seedlings and bathed during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles। ये जो है ये थर्ड स्टैंजा देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखिए। इन दीज लाइन्स द तवी रेफर्स टू, इन पंक्तियों में जो तवी है उस क्या चीज़ बता रही है? It is a river of Jammu and Kashmir. Simple. Here the word who refers to the poets। who जो शब्द है इसमें वो पोइट के किसके बारे में बता रहा है? तो देखिए who went to the तवी, कौन जाता है? पोइट की माँ, जब वो छोटी गर्ल थी। तो द आंसर विल बी बी पार्ट, द सेकेंड पार्ट मदर व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल, तो उसके बारे में बात कर रहा है पोइट। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इज़ द पोइट सीकिंग इन द गिवन स्टेंजा, पोइट जो है इस स्टेंजा में क्या चीज़ देख रहा है? Here the poet is seeking under the wrinkles of his mother the girl that she used to be before her marriage। यहाँ पे पोइट जो है वो अपनी माँ को उसकी झुर्रियों के अंदर देख रहा है, एक लड़की जो कि वो पहले अपनी शादी से पहले होती थी, तो उसके बारे में बता रहा है। What did the poet's mother like to play in her childhood? जो पोइट की माँ है वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? She liked to play hopscotch and the game of pebbles। जो उसकी माँ थी वो हॉपस्कॉच या स्टापू खेलती थी, या फिर गीटियों का गेम या फिर कंकरों का गेम जो होता है उसको खेलती थी। तो बच्चों ये थे कुछ स्टैंजास जो कि आपकी पोइम से रिलेटेड थे। मैंने कोशिश की है कि मैं कवर कर लूँ, तो इसी टाइप के स्टैंजास जो हैं वो आएंगे। ओके, तो आप इसी टाइप के स्टैंजास को देख सकते हैं, उसी नज़र से चैप्टर को पढ़ना है ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बीच में से निकाल सकें और उसके आंसर्स भी बीच में से दे सकें। मैं हेल्प करूँगा कि मैं मैक्सिमम स्टैंजास को निकालूँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस को करेंगे इसके बाद। हाउ मैनी रिंकल्स डज द पोइट फाइंड ऑन द मदर्स फेस, पोइट अपनी माँ के फेस पे कितने रिंकल्स ढूंढता है, कितने रिंकल्स उसको मिलते हैं, जिसको इस पोइम में उसने डिस्कस किया है। द पोइट फाइंड्स 4 रिंकल्स ऑन हिज मदर्स फेस, पोइट को 4 रिंकल्स मिलते हैं उसकी मदर के फेस पे। व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट, अब जो पहला रिंकल है वो क्या दर्शाता है, क्या चीज़ दिखाता है? ये 2 ऑप्शनल आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, आप अपने मुताबिक इसको देख सकते हैं। द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट्स व्हेन द पोइट्स मदर गॉट मैरिड एंड लेफ्ट हर पेरेंट्स होम।
जब पोइट की माँ जो है उसकी शादी हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स के होम को छोड़ देती है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, when the first wrinkle of the face of the first wrinkle on the face of the poet's mother represent the pain that she had at the time of departure from her parents' home after her marriage। जो पहला रिंकल था वो पोइट की माँ के फेस पे तब आता है जब उसको वो दर्द होता है जिस टाइम पे उसको अपने पिता के घर को छोड़ के जाना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के जाना पड़ता है शादी के बाद। मैंने कोशिश ये की है कि जिसका भी ऑप्शनल आंसर्स बन सकते हैं उसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप इसमें से देख सकते हैं जहाँ से भी मुझे ये चीज़ें जो है मैंने कलेक्ट की हैं, खुद से भी की हैं। तो आप देखिए जो भी आपको लग रहा है इसमें कि आपके लिए सही है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू द सेकेंड एंड द थर्ड रिंकल रिप्रेजेंट? दूसरा और तीसरा जो शिकन है, तीसरी जो झुर्रियाँ हैं वो क्या दर्शा रही हैं? द सेकेंड रिंकल रिप्रेजेंट द पोइट्स मदर बोर द चाइल्ड इन अ वॉम्ब। जब उसने अपनी बच्चे को अपने कोख में रखा हुआ था उस टाइप की जो दर्द है, उस टाइप का जो उस टाइम पे जो उनकी रिंकल था, जो उस टाइम पे उनको झुर्रियाँ आई थी, वो उस टाइप के बारे में बात कर रहा है। द थर्ड रिंकल व्हेन शी बिकेम अ मदर एंड हर बेबी सक्ड हर मिल्क। तो तीसरा रिंकल है वो तब जब जो माँ है अपने बेबी को अपना दूध पिलाती है, तो उस रिंकल के बारे में बात किया है। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, द सेकेंड रिंकल रिप्रेजेंट द सफरिंग दैट द मदर वेंट थ्रू व्हेन द पोइट वाज इन हर होम। उन्होंने उस सफरिंग के बारे में बताया है जब एक माँ जो है वो अपने पेट में लेके पोइट को रहती थी, उस सफरिंग के बारे में बताया है। वो क्या गुजरी उसके पूरी माँ के ऊपर क्या गुजरी उस समय जब उसने पेट में पोइट को रखा हुआ था, उस सफरिंग के बारे में बताया गया है। And the third wrinkle represent the motherly love and care that the mother gave to her son when he suckled from her breast। और थर्ड रिंकल जो है वो उस टाइम पे जब वो अपना माँ वाला प्यार दिखा रही थी, उसको मदरली लव दिखा रही थी और वो केयर दिखा रही थी, जो माँ अपने बेटे को जब वो उसको अपनी छाती से दूध पिलाती है। What is the poet seeing under the wrinkles of the mother? पोइट अपनी माँ के रिंकल्स झुर्रियों के नीचे क्या ढूंढ रहा था, क्या देख रहा था? द पोइट इज सीकिंग अ गर्ल अंडर द रिंकल्स ऑफ द मदर। जो पोइट है वो अपनी माँ के रिंकल्स के नीचे, माँ की झुर्रियों के नीचे एक लड़की ढूंढ रहा था जो वो पहले हुआ करती थी। द पोइट इज सीकिंग अंडर द रिंकल्स ऑफ द मदर ऑफ हिज मदर द गर्ल दैट शी यूज्ड टू बी बिफोर हर मैरिज। उस लड़की को ढूंढ रहा था जो कि मैरिज से पहले हुआ करती थी उसकी माँ। वट आर द एक्टिविटीज़ द पोइट्स मदर यूज टू डू व्हेन शी वॉज अ गर्ल? कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी चीज़ें जो है उसकी माँ किया करती थी जब वो एक लड़की थी? When the poet's mother was a girl, she celebrated Rade festival, bathed in river Tavi, played hopscotch and the game of pebbles। जो पोइट की माँ थी जब वो लड़की थी वो राड़े का फेस्टिवल मनाती थी, तवी में नवरात्रे के दिनों में नहाया करते थे, हॉपस्पॉच खेलती थी और गेम ऑफ पेबल्स जो कि कंकरों की गेम होती है, आपकी गीटियाँ, वो भी खेलती थी। द पोइट्स मदर यूज टू सेलिब्रेट राड़े फेस्टिवल विद फॉन्डनेस। उनको राड़े का फेस्टिवल खेलना बहुत अच्छा लगता था। ये इसका ऑप्शन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी का ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शनल। आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। द पोइट्स मदर यूज टू सेलिब्रेट राड़े फेस्टिवल विद फॉन्डनेस। वो बड़े शौक से राड़े का फेस्टिवल मनाती थी। शी यूज टू गो टू द बैंक्स ऑफ रिवर तवी टू इमर्स राड़े सीडलिंग एंड बेथ ड्यूरिंग द नवरात्रास। वो तवी नदी के बैंक पे, उसके किनारे पे जाते थे राड़े सीडलिंग्स को इमर्स करने के लिए, उसको प्रवाहित करने के लिए, और वहीं पे नवरात्रों के दिनों में नहाया करते थे। शी लाइक टू प्ले हॉप स्कॉच एंड द गेम ऑफ पेबल्स। उसको हॉप स्कॉच खेलना, जिसको कि आप स्टापू बोलते हैं, वो खेलना अच्छा लगता था, और जो गीटियों की गेम है, जो अपनी कंकरों की गेम है, वो भी खेलना अच्छी लगती थी। हाउ डज द पोएम एंड? ये जो पोइम है ये किस तरीके से एंड होती है, ख़त्म होती है? द पोइम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। द पोइट वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक टू द लाइफ ऑफ अ मदर एंड बिकम द सेम गर्ल विच शी वंस वॉज, दो ओनली फॉर अ सिंगल डे। जो पोइट है वो एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ वो इस पोइम को एंड कर रहा है, एक आशा के साथ। द पोइट वॉन्ट्स, वो ये चाहता है कि उसकी माँ जो है दोबारा से वही लड़की बन जाए जो वो पहले हुआ करती थी, बेशक एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। द पोइट सेंड्स ऑन अ होपफुल नोट। वो एक आशा के साथ इस पोइम को ख़त्म करता है। द पोइट
promises his mother to bring her everything, वो उसको promise करता है कि वो उसको हर एक चीज़ ला के देगा, which he used to enjoy before her marriage, जो उसकी अपनी शादी से पहले उसकी माँ enjoy किया करती थी. He says that he will bring colors for राडे, वो ये कहता है कि वो राडे के लिए कलर लेके आएगा उनके लिए. Tinsel for her दुपट्टा, किनारी लेके आएगा उसके दुपट्टे के लिए. The colorful pebbles from across the river, तवी, तवी को क्रॉस करके रंग बिरंगे पत्थर लेके आएगा, रंग बिरंगे कंकर लेके आएगा. He urges his mother to become the same girl as she used to be before her marriage. वो अर्ज बता रहा है, एक चाह बता रहा है उसकी माँ को चेंज करने की, कि वो उसको वैसा बनाना चाहता है, वैसा देखना चाहता है एक दिन के लिए जैसे वो पहले हुआ करती थी मैरिज से पहले. सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज वर्क देखेंगे इसमें. Making bold is an expression or phrase used in the second line of the poem, which means courageous. Making bold का मतलब होता है courageous, जब हम courage के साथ किसी से बात करते हैं. अब इसी टाइप से हमें मीनिंग्स लिखने हैं, ये जो फ्रेजेस हमें दिए गए हैं इसके बारे में. From the backyard, on your blood, nourished myself, took me away, taking courage, under the skin, from across the river. सबसे पहले from the backyard. From the backyard means from the house of the parents of the poet's mother. Backyard का मतलब पेरेंट्स के हाउस. इस पोइम के मुताबिक हमने जो है फ्रेजेस या एक्सप्रेशन जो है इनका मतलब बताना है. तो इसका मतलब होता है जब वो अपने पोइट की माँ जो है वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, जो पेरेंट्स के घर की बात की हुई है उसमें. ऑन योर ब्लड मीन्स ऑन द एनर्जी ड्रेन्ड फ्रॉम द मदर्स बॉडी. उस एनर्जी पे, उस ताकत पे जो कि उसकी माँ की बॉडी से निकल रही थी. नरिश्ड माई सेल्फ मीन्स डेवलप्ड एंड ग्रीव इन मदर्स वूम. नरिश्ड माई सेल्फ मतलब वहाँ पे पोषण होना, पालन पोषण होना उसकी वॉम के अंदर, मदर की वॉम के अंदर. टुक मी अवे मीन्स द पोइट गॉट मैरिड. टुक मी अवे, पोइट की शादी हो रही थी, उसकी बात चल रही है, पोइट की शादी, जब वो लड़की उसको उसकी माँ से दूर कर देती है या उसकी शादी हो जाती है लड़के की. टेकिंग करेज मीन्स हैविंग होप. जब हमारे पास कोई होप होती है, उम्मीद होती है किसी चीज़ की, तो हमें ये कोई करेज रख के हमें कोई बात करनी है, सबके सामने साहस रख के, तो हम वो बात करते हैं. अंडर द स्किन मीन्स इन द पास्ट ऑफ द पोइट्स मदर. मतलब उसके पिछली ज़िंदगी के बारे में बताया गया है. अंडर द स्किन, हमारे स्किन के नीचे जो है हमारी पिछली ज़िंदगी के बारे में, कि हमारी ज़िंदगी पहले क्या हुआ करती थी, पोइट की माँ की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी. Paradise lies beneath the feet of the mother. Sum up the idea in a brief paragraph. एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जो आपको बताए, समझाने के लिए थोड़ा सा इस लाइन को हमने थोड़ा सा सम अप किया है, इस आइडिया को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है. आप इसको देख सकते हैं. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू. The word mother gives a very warm feeling for a child. The mother's affection starts the day she conceives a baby in her womb. She nourishes her on her own blood for 9 months. She bears the tolerance of delivering a baby, but a smile cheerfully appears at the birth of a baby and forgets all her pains at the glimpse of the baby. She feeds, cleans her when the baby is an infant and is helpless to do anything. She places baby in the dry, remains herself in wet place. Sometimes she feeds her, sacrificing her hunger. She is always her supporter. She gives moral education and is a child's first teacher, who teaches her at home, giving informal education. Her heart aches at sorrow of her child. So if a person wants to win the heart of God, he must serve his mother without any selfish motive, and all the blessings will be with him. दिस इज़ जस्ट ये आपको छोटा सा पैराग्राफ बताया गया है इसमें, तो आप इसको देख सकते हैं. जो भी चीज़ समझ में ना आए आप पूछिए बच्चों, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट so that I can give you the proper things that you are needed in this session related to English. I'll be helping you out in every aspect I can. Thank you बच्चों. Have a nice day.